चलिए स्टूडेंट, आज हम शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है मॉडर्न हिस्ट्री से। सिख एवं अंग्रेज। सिख धर्म का संस्थापक हम किसको मानते हैं? गुरु नानक को। गुरु नानक जी जो हैं उन्होंने ही सिख धर्म की स्थापना की थी और उनके जो अनुयायी थे उन्हें ही सिख कहा जाने लगा था। गुरु नानक जो थे वो बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। गुरु नानक जी को 1496 ईस्वी में आध्यात्मिक पुनर्जीवन का आभास हुआ था और उसके बाद से उन्होंने इस धर्म की स्थापना की। गुरु का लंगर, जिसमें लोगों को फ्री में भोजन उपलब्ध करवाया जाता था, गुरु का लंगर की शुरुआत गुरु नानक जी ने की थी। संगत और पंगत की भी शुरुआत गुरु नानक ने की। संगत का अर्थ होता है धर्मशाला और पंगत का अर्थ होता है लंगर। संगत और पंगत एक ऐसी संस्था बन गई जहाँ पे सिख गुरु जो है सिख लोग जो होते थे वो मिलते थे। 1538 ईस्वी में मृत्यु हो गई गुरु नानक जी की। कहाँ पर हुई थी? करतारपुर में। गुरु नानक जी की मृत्यु करतारपुर में हुई थी 1538 ईस्वी में। उनके बाद आए गुरु अंगद। इनका गुरु अंगद जो नाम था वो बहुत बाद में पड़ा। पहले इनका नाम था लहना। ये हमारे दूसरे सिख गुरु हुए थे। इन्होंने लंगर व्यवस्था को अस्थाई बना दिया था, जो कि गुरु नानक ने शुरू किया था। उस व्यवस्था को इन्होंने अस्थाई बना दिया था। गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी गुरु अंगद ने। इनके बाद आए गुरु अंगद के बाद आए हमारे तीसरे गुरु जो कि थे अमरदास। अकबर जी इन्हीं से मिलने आए थे। अमरदास सिख गुरु जो थे तीसरे, अकबर हमारे उनसे मिलने आए थे और उनकी पुत्री का नाम था बीबी भानी, जिनको उन्होंने बहुत सारे गांव दान में दे दिए थे। बीबी भानी के पति थे रामदास, जो कि अमरदास के दामाद थे। ये चौथे सिख गुरु हुए थे और इनकी पत्नी को अकबर ने 500 बीघा ज़मीन जो है दान में दी थी। इसी ज़मीन पर रामदास ने अमृतसर में जो कुंड है वो बनवाया, जलाशय बनवाया अमृतसर में, और उसी ज़मीन पर इन्होंने अमृतसर नगर बसाया। इनके बाद जो रामदास के तीसरे पुत्र अर्जुन, जिनको इन्होंने गुरु की गद्दी सौंपी थी, वो पांचवें गुरु हुए थे। तब से रामदास ने गुरु पद को पैतृक बना दिया था। अर्जुन ने आदि ग्रंथ की स्थापना की, जिसमें इन्होंने गुरु नानक की जो प्रार्थनाएं थी उनका संकलन और उनके जो गीत थे उनको संकलित किया था आदि ग्रंथ में। आदि ग्रंथ में कबीर, नामदेव, रैदास की भी रचनाएं संकलित हैं। अमृतसर जलाशय के बीच में इन्होंने हरमंदर साहब बनवाया। गुरु अर्जुन जो थे, इनको जहांगीर ने 1606 ईस्वी में खुसरो की सहायता करने के कारण मरवा दिया था। उनके बाद आए गुरु हरगोबिंद, जो हमारे छठे गुरु हुए थे। इन्होंने सिखों को एक सैन्य संगठन में बदला और अकाल तख्त का निर्माण किया था। गुरु हरगोबिंद के बाद आए हरराय। गुरु हरराय जो थे वो सातवें गुरु थे। दारा सिकों इनसे मिलने आए थे और इन्होंने दारा सिकों को आशीर्वाद दिया था। आठवें गुरु थे हमारे हरकिशन। इनकी मृत्यु चेचक से हो गई थी। औरंगजेब को समझाने के लिए कि गुरु पद क्या होता था, हरकिशन उनके दरबार में गए थे। किनके दरबार में? औरंगजेब के दरबार में। हरकिशन के बाद आए थे गुरु तेग बहादुर, जो कि हमारे 9वें गुरु थे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है
कि अर्जुन ने औरंगजेब ने कौन से नंबर के गुरु की हत्या करवाई थी? तो गुरु तेग बहादुर, जो कि 9वें नंबर के गुरु थे। इसने औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी। क्यों? क्योंकि औरंगजेब जो था वो बहुत कट्टर मुस्लिम था और वो चाहता था कि गुरु तेग बहादुर मुस्लिम धर्म को अपना ले, और इन्होंने मुस्लिम धर्म अपनाने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से औरंगजेब ने इनकी हत्या करवा दी। उनके बाद आए हमारे 10वें गुरु और अंतिम गुरु, गुरु गोविंद सिंह। इन्होंने अपने आप को सच्चा पातशाह कहा। इनका जन्म जो है 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह ने 5 ककार सिखों के लिए अनिवार्य कर दिया था। कौन कौन से थे वो? केश, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा। ये 5 चीज़ें सिखों के साथ हमेशा होनी चाहिए। उनका निवास स्थल, गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थल था आनंदपुर साहिब और कार्यस्थली थी पाओता। गुरु गोविंद सिंह ने फारसी भाषा में जफरनामा पुस्तक लिखी थी। 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की। पाहुल प्रणाली की भी स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह ने। आदि ग्रंथ, जो कि सिखों का महाग्रंथ माना जाता है, उसको आधुनिक रूप दिया और उन्होंने गुरुवाणी को सिखों के गुरु का कार्य करने के लिए अनिवार्य कर दिया था। चलिए स्टूडेंट, अब आगे देखते हैं। गुरु गोविंद सिंह के जो 2 पुत्र थे, फतेह सिंह और जोरावर सिंह, जिन्हें मुगल फौजदार वजीर खान ने दीवार में चुनवा दिया था। गुरु गोविंद सिंह की भी हत्या करवाई गई थी। 1708 ईस्वी में नांदेड़ में किसने किया था? गुल खान नामक पठान ने गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दी थी 1708 ईस्वी में। उनके बाद आते हैं बंदा बहादुर, जिनके बचपन का नाम था लक्ष्मण दास और इनका जन्म हुआ था 1670 ईस्वी में। इनका उद्देश्य था कि ये पंजाब में एक सिख राज्य की स्थापना करें, जिसके लिए इन्होंने लोहगढ़ को राजधानी बनाई थी। इन्होंने बंदा बहादुर ने गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम से सिक्के चलवाए थे। वजीर खां, बंदा बहादुर ने वजीर खां, जो कि मुगल फौजदार था सरहिंद का, उसकी हत्या कर दी। फारुखसियर की आज्ञा से 1716 ईस्वी में बंदा बहादुर की हत्या करवा दी गई थी। कत्लगढ़ी के नाम से प्रसिद्ध था सहादरा नाम का जगह, जो कत्लगढ़ी के नाम से प्रसिद्ध था, क्योंकि यहाँ पे बंदा बहादुर ने हजारों मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। 1748 ईस्वी में बंदा बहादुर की मृत्यु के बाद जो सिख संप्रदाय था वो छोटे छोटे टुकड़ियों में विभाजित हो गया था। उसके बाद 1748 में नवाब करपूर सिंह के नेतृत्व में ये जो छोटी छोटी टुकड़ियां थी वो एक साथ आई और दल खालसा में विलीन हो गई, सम्मिलित हो गई। दल खालसा जो था वो जस्सा सिंह आलूवालिया के नेतृत्व में कार्य करता था, जिसे 12 दल में विभाजित किया गया था, जिसे मिसल कहा जाता था। मिसल एक अरबी भाषा था और इसका अर्थ होता था समान। उनके बाद आते हैं रंजीत सिंह। बंदा बहादुर के बाद आते हैं रंजीत सिंह, जिनका जन्म हुआ था गुजरावाला में 2 नवंबर 1780 ईस्वी को। ये सुकरचकिया मिसल से संबंधित थे। इनके दादा चतर सिंह ने सुकरचकिया मिसल को सबसे इम्पॉर्टेंट मिसल बना दिया था, प्रमुख मिसल बना दिया था। 12 मिसलों में से सुकरचकिया मिसल जो था वह सबसे इम्पॉर्टेंट बना दिया गया था। किनके द्वारा? रंजीत सिंह के दादा चतर सिंह के द्वारा। रंजीत सिंह जो थे वो लाहौर शासक बने 1798 से 99 तक। अमृतसर संधि जो हुई थी
1809 ईस्वी में वो चार्ल्स मेटकाफ और रंजीत सिंह के मध्य हुई थी। रंजीत सिंह का जो राज्य था वो 4 सूबों में बटा हुआ था। पहला कौन सा था? पेशावर, कश्मीर, मुल्तान और लाहौर। रंजीत सिंह के जो विदेश मंत्री थे वो फ़कीर अजीजुद्दीन थे। इनके वित्त मंत्री का नाम था दीनानाथ। 7 जून 1839 ईस्वी में रंजीत सिंह की मृत्यु हो गई थी। फर्स्ट आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था वो 1845 से 1846 तक हुआ था। सेकेंड आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1849 में। लाहौर की संधि हुई थी 9 मार्च 1846 ईस्वी में। ये सारे क्वेश्चन पूछा गया है, ये बहुत बार पूछा गया है कि लाहौर की संधि कब हुई थी। ये पूछा गया है कि नहीं मुझे याद तो नहीं है, लेकिन पूछा जा सकता है कि भौरेवाला की संधि। ऐसे ही थोड़े जो अजीब नाम वाले होते हैं ना संधि, उनके बारे में अब ज़्यादा पूछते हैं। भौरेवाला की संधि हुई थी 22 दिसंबर 1846 ईस्वी में। इस संधि के तहत क्या था कि राजा दलीप सिंह के संरक्षण में अंग्रेजों का निवास जो है पंजाब में मान लिया गया था। महारानी जिंदा जो कि दलीप सिंह की पत्नी थी, उन्हें पेंशन दे करके शेखपुरा भेज दिया गया था। लॉर्ड डलहौजी ने घोषणा की 29 मार्च 1849 को कि पंजाब का विलय अंग्रेजी सरकार में कर लिया गया है। दलीप सिंह जो कि सिखों के अंतिम राजा थे, उन्हें पेंशन दे करके वार्षिक पेंशन दिया गया था। वार्षिक पेंशन दे करके शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया था। सिखों का जो हीरा था कोहिनूर, उसे महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। चिलियानवाला की लड़ाई जो किसके बीच हुई थी? शेर सिंह और अंग्रेज कमांडर गफ के मध्य हुई थी चिलियानवाला की लड़ाई। स्टूडेंट्स, मेरे एक क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट करिएगा। टकावी ऋण जो है उसकी शुरुआत किसने की थी? और आप प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको ये अच्छा लगता है, ये वीडियो आपके किसी काम आ रहा है, तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कर दीजिए। चलिए स्टूडेंट, अब हम देखते हैं कि हमारा मॉडर्न हिस्ट्री में नेक्स्ट टॉपिक क्या है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल, बहुत बड़ा टॉपिक भी है और बहुत सारे क्वेश्चन भी इससे पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बंगाल के गवर्नर, पहले जो कंपनी गवर्नर नियुक्त करती थी वो सिर्फ बंगाल का गवर्नर हुआ करता था। सबसे पहले बंगाल के गवर्नर हुए थे रॉबर्ट क्लाइव, 1757 से और 1760 तक हुए थे। बंगाल में इन्होंने द्वैध शासन की व्यवस्था की। उसमें क्या था? उसमें ये था कि जो कंपनी थी उन्होंने राजस्व वसूलने, सैनिकों का संरक्षण और विदेशी मामले, इन 3 मामलों को कंपनी ने अपने पास रख लिया और शासन करने की जिम्मेवारी जो है वो बंगाल के नवाब को सौंप दी। शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद संधि के अधीन अंग्रेजों ने कंपनी के अधीन कर लिया। कब? 1765 में। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1765 ईस्वी में। बंगाल में इन्होंने, रॉबर्ट क्लाइव ने जो है 2 दीवान नियुक्त किए थे। बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां को और बिहार के लिए राजा सिताब राय को। अब उसके बाद आते हैं कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल नियुक्त होने लगा। बंगाल के गवर्नर को हटा करके उसे गवर्नर जनरल बना दिया गया और उसके कार्यकाल को 5 वर्षों तक कर दिया गया था। मद्रास तथा बम्बई को जो है इसी गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था। और इस प्रकार से वॉरेन हेस्टिंग जो है वो सबसे पहले हमारे गवर्नर जनरल
बने थे। इन्होंने सबसे पहले गवर्नर जनरल बनते ही इन्होंने क्या किया कि इन्होंने राजकीय कोषागार जो मुर्शिदाबाद में था उसे कलकत्ता ले आए। 1772 ईस्वी में हर जिले में इन्होंने एक फौजदारी तथा दीवानी अदालतों की स्थापना की। जो अदालत थी वहाँ पर कलेक्टर जो होता था वो मुख्य न्यायाधीश होता था। दीवानी और फौजदारी अदालतों में क्या था कि यहाँ जातीय कानून चलते थे। जातीय कानून का मतलब होता है कि मुस्लिम के लिए मुस्लिम कानून और हिंदू के लिए हिंदू कानून। और फौजदारी अदालत में क्या था कि इसमें सिर्फ मुस्लिम कानून के अंतर्गत ही न्याय किया जाता था। 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने द्वैध प्रणाली को समाप्त कर दिया। वॉरेन हेस्टिंग ने क्या किया, जो दोनों दीवान थे मोहम्मद रजा खां और राजा सितम राय, उनको पद से हटा दिया। 1781 ईस्वी में कलकत्ता में मुस्लिमों की शिक्षा के लिए जो मुस्लिम स्कूल होता है, मदरसा, उसकी स्थापना की। 1772 ईस्वी में संस्कृत विद्यालय की स्थापना जोनाथन डंकन ने की थी। कहाँ पे? वाराणसी में। गीता का अनुवाद जो अंग्रेजी में सबसे पहले किसने किया था? विलियम विल्किंस ने। 1774 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स ने की। वॉरेन हेस्टिंग ने क्या किया कि मुगल पेंशन, जो मुगल थे उन्हें उन्हें 26 लाख रुपए का वार्षिक पेंशन दिया जाता था, तो उन्होंने उस मुगल पेंशन को बंद कर दिया। 1780 ईस्वी में द बंगाल गजट नाम का जो पहला समाचार पत्र था वो आया किसके द्वारा? जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा। उसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट 1774 के तहत क्या हुआ कि कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। यह न्यायालय अंग्रेजी कानून के तहत जो है न्याय किया जाता था इसमें, और इसके मुख्य न्यायाधीश जो थे वो एलिजा इम्पे थे। पहला आंग्ल मराठा युद्ध जो वॉरेन हेस्टिंग के समय हुआ था वो साल बाई की संधि के तहत जो है पहला आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ था। अंग्रेजों का जो पहली बार मराठाओं के साथ जो युद्ध हुआ था 1782 ईस्वी में, उसे साल बाई की संधि के साथ जो है समाप्त कर दिया गया था। दूसरा जो वॉरेन हेस्टिंग के समय में आंग्ल मैसूर युद्ध भी हुआ था। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जिसमें हैदर अली की मृत्यु हो गई थी, उसकी समाप्ति जो है मैंगलोर की संधि के साथ हुई थी जो 1784 ईस्वी में हुआ था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 जो है वो वॉरेन हेस्टिंग के समय में ही लाया गया था। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई थी वॉरेन हेस्टिंग के समय में। वॉरेन हेस्टिंग ने क्या किया कि जो लगान होता था उसका संपूर्ण जो लगान होता था उसका हिसाब रखने के लिए उसने एक भारतीय अधिकारी की नियुक्ति की जिसे राय रायन कहा जाता था। सबसे पहले राय रायन कौन बने थे? राज बल्लभ बने थे। पिट्स इंडिया एक्ट के विरोध में जब वॉरेन हेस्टिंग वापस जाते हैं तो 1785 ईस्वी में बर्क के द्वारा उनके ऊपर महाभियोग लगाया जाता है, लेकिन 1795 में उन्हें फिर सारे दोषों से मुक्त कर दिया जाता है। 1786 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग के जाने के बाद पुनर्गठन किया गया किसके? लगान परिषद का पुनर्गठन किया गया था और एक दूसरा या फिर नया मुख्य अधिकारी जो होता है उसे नियुक्त किया गया जिसका नाम था सरिस्तादार। और सबसे पहले जो सरिस्तादार नियुक्त हुए थे उनका नाम था जेम्स ग्रांट। उसके बाद वॉरेन हेस्टिंग ही रिंग फेंस पॉलिसी से संबंधित है। अब यह पॉलिसी क्या होती थी? इसमें अंग्रेज क्या करते थे, एक बफर जोन बना के रखते थे कि जो भी अंग्रेज अधिकार क्षेत्र है, अंग्रेजी अधिकार क्षेत्र है, उसके आसपास के राज्यों को बाहरी आक्रमण से बचाने के लिए अंग्रेज जो है वो सैन्य सहायता देते थे। किंतु वो सैनिक जो उनके राज्य की रक्षा करते थे उनका जो
खर्च होता था वो पड़ोसी राज्य को ही उठाना पड़ता था। स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।